rules related with minors agreement is what we have started. Chapter 4 capacities of parties. Today's question is on your screen. आज हम क्या कवर करने वाले सर, वो स्क्रीन पे आ चुका है. What is competency of parties, जो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं. Write a note on a person who is not competent for contract due to his status or by law. Today we are going to discuss the persons who are not competent, means incompetent for contract. Due to what reason, sir? Either due to their status or it depends on law. Either their status denies them to enter into a contract or the law denies not to enter into a contract with such persons. उन लोगों की चर्चा करेंगे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. दे आर डिसक्वालिफाइड बाय लॉ. हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, द पर्सन्स दैट आर डिसक्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उनकी चर्चा करेंगे. लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा रिकैप. हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु कैन कॉन्ट्रैक्ट, करार कौन कर सकता है, जिसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर गए थे. फिर से एक बार छोटा सा रिकैप. सेक्शन 11 स्पष्ट करता है सर, दुनिया की 3 व्यक्ति हैं, यहाँ 3 नियम है, यूं समझ लीजिए. अगर वो फुलफिल होता है तो एवरी पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. पहला रूल क्या है सर? हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. शॉर्ट फॉर्म में समझाना हो तो मेजर पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा पॉइंट है हु इज ऑफ साउंड माइंड, मीन्स साउंड माइंड पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. और तीसरा रूल क्या है सर? हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. शॉर्ट में याद रखना हो तो द पर्सन शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ. सो ये 3 रूल्स का अगर पालन होता है तो हम कह सकते हैं द पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मेजर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, साउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और ऐसा बंदा जो कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना हुआ हो, वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, कैपेसिटी है उसकी. फिर हमने उल्टा प्रश्न पढ़ा था, हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. रिवर्स क्वेश्चन, उल्टा पूछने की आदत है, पूछ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता. हु कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ऐसी सिचुएशन हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ ले, तो आंसर बहुत ही सिंपल है. जो भी हमने चर्चा की उसका रिवर्स, उसका कॉन्ट्ररी आंसर लिखना है, उल्टा लिखना है, ऑपोजिट लिखना है. अ पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी अ माइनर, यानी माइनर पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. नाबालिग व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. सगीर व्यक्ति करार करवा सक्षम नहीं. अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मन वाली व्यक्ति करार करवा सक्षम नहीं. अनसाउंड माइंड व्यक्ति, अस्वस्थ मन की व्यक्ति करार करने के लिए सक्षम नहीं है. और तीसरा, द पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, जिनको लॉ ने मना कर दिया है, डिस्क्वालिफाई कर दिया है, वो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है. पिछले लेक्चर में हमने क्या चर्चा की थी दोस्तों? अ माइनर पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अ माइनर पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके रूल्स भी देखे थे हमने डिटेल में, राइट? याद है ना आपको? सो वो माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है. वैसे ही और कौन सक्षम नहीं है? अनसाउंड माइंड पर्सन भी सक्षम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. दे आर नॉट केपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल. और तीसरा आज जो हम चर्चा करने वाले वो क्या है? वो यही है, द पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कोर्ट ने मना कर दिया है, लॉ ने मना कर दिया है कि ये बंदों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. आज जो हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं वो तीसरे नियम पे लागू होता है. हमने माइनर के रूल्स देख लिए. अनसाउंड माइंड में 3 ही खिलाड़ी आते हैं. ल्यूनेटिक भूल गए होंगे, ल्यूनेटिक, इडियट और ड्रंकन पर्सन, वो अनसाउंड माइंड के पर्सन होते हैं. जो हमें आज डिटेल डिस्कशन करना है वो तीसरे रूल से जुड़ा हुआ है. जो लॉ डिस्क्वालीफाई मानता है उन पर्सन्स की हम आज चर्चा करने वाले हैं. ऐसे कुछ पर्सनालिटीज है जिनको लॉ ने मना कर दिया है, दे आर इनकेपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमसे नहीं कर सकते, यहाँ तो हमें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, या कॉन्ट्रैक्ट करते फिर ही हमें ध्यान रखना चाहिए
मैं तो कहता हूँ 100 बार सोचना चाहिए कि ऐसी व्यक्ति के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको सच्ची सलाह दी थी, माइनर पर्सन के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, माइनर पर्सन के साथ। वैसे ही ये दूसरे 7 खिलाड़ी है जिनसे संभाल के काम करना है आपको। ये भी दूसरे 7 पर्सनालिटीज है, ऐसी पर्सन है who are disqualified by status or by law, means they are not capable to entering into a contract। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कुछ कुछ सिचुएशन में, लेकिन रिस्क है। कहने की बात यह है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा लगेगा ये तो हम इससे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है, रिस्क है, रिस्क से संभल के चलना है। तो ऐसे 7 खिलाड़ी कौन कौन है देखते हैं फटाफट। अलाइन एनिमी, पहला खिलाड़ी, दुश्मन देश का नागरिक कहते हैं हिंदी में। फिर विदेशी राजा અને एलसीओ, फॉरेन सोवेरियंस एंड एम्बेसडर्स, कन्विक्ट्स, कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस, इंसॉल्वेंट्स, प्रोफेशनल पर्संस एंड मैरिड वुमन। ये 7 सत्ते पे सत्ता 7 खिलाड़ी है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए, मैं तो यूं कहता हूं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि दुश्मन देश का नागरिक क्या है, कौन है, कैसा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। एंड अलायन इज अ पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अलायन व्यक्ति कौन है सर? दूसरे देश का नागरिक है, उसको हम अलायन कहते हैं। वो या तो हमारा दोस्त हो सकता है या तो हमारा दुश्मन हो सकता है। ही मे बी आइदर अवर एन अलायन फ्रेंड, हमारा दोस्त हो सकता है, या हमारा एनिमी यानी दुश्मन हो सकता है। इट्स सिचुएशनल, इट्स टोटली सिचुएशनल। तो इस सिचुएशन को भी हमें संभालना है। सो आइदर ही मे बी अवर फ्रेंड और ही मे बी अवर एनिमी। नाउ इन सच सिचुएशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एन अलायन living in India means our friend can enter into the contract with the citizen of India during the time of peace only and subject to certain restrictions imposed by the government। अगर वो हमारा दोस्त है, दोस्त के तरीके पे हम उसके साथ इस स्टेटस के आधार पे हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब प्रॉब्लम नहीं है जब दोनों देशों के बीच में शांति हो, पीस हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। हम अगर फॉरेन ट्रेड करते हैं तो जिस कंट्री के सिटीजन के साथ हम ट्रेड करते हैं तो उसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करके हमें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, करते ही है नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैटर में। लेकिन अगर दोनों के बीच में तनाव हो, वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो अब बात आ रही है आगे इंडिया चाइना करंट सिचुएशन जो हमारी चल रही है। ऑन डिक्लेरेशन ऑफ अ वॉर, अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए, वॉर शुरू हो जाए, तो क्या होगा बिटवीन हिज कंट्री एंड इंडिया। मीन समझ लीजिए चाइना और इंडिया के बीच में वॉर हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी। तो उस कंट्री का जो भी सिटीजन होगा वो हमारा दुश्मन है। ही बिकम्स एन अलाइन एनिमी एंड कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स। हमें ऐसी व्यक्ति के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए तो जिस कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर हुआ है उस कंट्री के सिटीजन के साथ या कंपनीज के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू बिटवीन द बिफोर द वॉर ब्रेक्स आउट, ये वॉर डिक्लेयर हो जाए उसके बाद की सिचुएशन है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो तब कोई वॉर ना हो, शांति है, पीस है, आपका कॉन्ट्रैक्ट चालू है। मीनवाइल बीच में अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए, वॉर ब्रेक्स आउट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 2 महीने हुए हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब कोई वॉर नहीं है, पीस है, शांति है दोनों देशों के बीच में। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यूरेशन है। 2 महीने बाद अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए, युद्ध फाटी निकले तो शू करशू, युद्धની જાહેરાત થઈ જાય તો શું થશે? उस सिचुएशन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड सस्पेंडेड, कॉन्ट्रैक्ट वहां पे स्थगित हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सीज हो जाएगा एंड कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर। जब तक युद्ध चलेगा तब तक आप उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, देना भी चाहो तो नहीं दे पाओगे, बिकॉज इट इज लीगली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। The contract becomes a void contract in such circumstances. It is not a valid contract in that case. It becomes, it was valid when it was entered, but it becomes void when the war breaks out. So it can be revived after the war is over. जब युद्ध खत्म हो जाए तब वो फिर से रिवाइव हो सकता है, उसे हम जिंदा कर सकते हैं। उसमें अगर फ्यूचर में हमें परफॉर्मेंस देना हो तो दे सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो तो ही पॉसिबल है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर अगर वॉर खत्म हो जाता है तो
अगर ये वॉल सालों साल चला तो सामने वाला पार्टी वेट नहीं करेगा आपका, वहां पे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो परमिशन लेके, मोदी जी की परमिशन लेके, सरकार की परमिशन लेके, वी कैन कंप्लीट आवर कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन फुलफिल द प्रॉमिस विच वी हैव मेड विद द अदर कंट्रीज सिटीजन। इन शॉर्ट इतना याद रखना है, एन अलायन फ्रेंड कैन कॉन्ट्रैक्ट, हमारा दूसरे देश का नागरिक दोस्त अगर दोस्त की सिचुएशन में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है, लेकिन एन अलायन एनिमी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, दुश्मन देश के नागरिक के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ही इज इनकेपेबल बाय हिज स्टेटस। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन सोवेरियंस एंड एम्बेसडर्स। पहली बार शायद नाम सुने होंगे, काफी ऐसे नाम आएंगे जो जिंदगी में आपने पहली बार सुने होंगे, समझने की कोशिश करनी होगी। अब बात आ रही हो रही है राजाओं की, विदेशी राजाओं की, जिनके सर पे ताज होता है, क्राउन हेडेड रॉयल्स व्यक्ति, जैसे प्रिंस चार्ल्स है इंग्लैंड के, वैसे ऐसी व्यक्ति जो फेमस है, राजा है, रिप्रेजेंटेटिव हो, एम्बेसडर्स हो, मीन्स ऐसी व्यक्तियों की बात हो रही है। इनके खुद के स्पेशल राइट्स होते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, बोबावाड़ी व्यक्ति के वह प्रेस्टिजियस व्यक्ति होती है। जैसे हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन है, हमारे खुद के गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत के अंदर खुद के हमारे गुजरात को रिप्रेजेंट कहते हैं, बार बार आके कहते हैं कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसडर है गुजरात के टूरिज्म के वो। वैसे ही अगर फॉरेन में जाते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, प्रेस्टिजियस व्यक्ति होती है। इन प्रेस्टिजियस व्यक्तियों के ऊपर केस करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले भी सोचना पड़ता है क्या जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें सामने वाला बंदा अमिताभ बच्चन मान लीजिए बंदा है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा। अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो क्या मैं लीगल एक्शन ले पाऊंगा, मैं उस पर केस कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं उनके साथ तो मैंने जो प्रॉमिस किया मैं वो पूरा कर पाऊंगा। ये सारी सिचुएशन को कैलकुलेट करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए। ये तो इंडियन सिटीजन है, ऐसे ही विदेशी राजा हो, विदेशी एम्बेसडर हो, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए, आगे की सिचुएशन ऐसी इसलिए सोचना चाहिए। दे कैन नॉट बी इश्यूड इन इंडियन कोर्ट्स, आप भारत की अदालत में उन पे दावा नहीं कर सकते जब तक वो खुद ऐसा ना परमिशन दे आपको, अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्व्स। हम भारत के कोर्ट में उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन है, बिकॉज दे आर प्रेस्टिजियस पर्सनालिटीज। जब तक उनकी परमिशन न हो, खुद की परमिशन न हो, तब तक हम उन पे केस नहीं कर सकते। लो दावो करवा माटे एमनी पासे परमिशन लेवी पड़े पहला, सिचुएशन ये है। दूसरा, दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनफोर्स दोस कॉन्ट्रैक्ट्स इन अवर कोर्ट्स। वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हम पे केस करना चाहे तो केस कर सकते हैं, अपने राइट्स पूरे पूरे राइट्स का उपयोग करके अपनी फेवर कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स। बट दे कैन नॉट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन इंडियन कोर्ट्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी उन पे केस करना हो, हमें केस करना हो, अगर वो ब्रीच करते हैं, करार भंग करते हैं और हमें केस करना हो, तो हमें वापिस मोदी जी से परमिशन लेनी होगी। उनसे तो परमिशन लेनी ही है जिन्होंने ब्रीच किया है, राजा के पास से 2 जगह से परमिशन लेनी है। खुद जिस पे केस करना है उनकी परमिशन लेनी है, और दूसरी किसकी परमिशन लेनी है दोस्तों, मोदी जी की भी परमिशन लेनी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी है सर। तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इस सिचुएशन में अगर वो ब्रीच करते हैं। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि ऐसी व्यक्तियों से दूर रहे, छोटा काम करे, बहुत बड़े काम में, बहुत बड़े लफड़े में ना पड़े। कन्विक्ट्स, हु आर कन्विक्ट्स? कन्विक्ट्स कौन होते हैं सर? मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्रिमिनल हो सकते हैं, यहाँ प्रिजनर्स हो सकते हैं, यानी जिन्होंने क्राइम किया है, जो प्रिजनर है यानी जेल के अंदर है, जेल की सजा काट रहे हैं, जिन्होंने जुर्म किया है, वैसी व्यक्ति को हम कन्विक्ट्स कहते हैं। आपने हेडिंग यही लिखनी है, वहां क्रिमिनल्स मत लिखना दोस्तों, मैंने जो हेडिंग्स दी है वही लिखनी है आपने। मीनिंग आप अंदर समझा सकते हैं अपने आंसर शीट में, आंसर के अंदर। तो a convict is a person who is sentenced by a court to either a death sentence or imprisonment। या तो उनको सजाए मौत दे दी गई है, या तो जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, शायद आजीवन कारावास की सजा मिली हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला हो, जेल के अंदर है, सजा काट रहे हैं, वैसी व्यक्ति को कहते हैं गुनहगार, कन्विक्ट्स। A convict is not competent to contract during the continuance of sentence of imprisonment nor can he sue। जब वो जेल की सजा काट रहे हैं, जेल में है, he is incompetent to enter into a contract।
वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो खुद तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है, और हमें भी उनसे दूर रहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। करोगे तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा, नॉर ही कैन शू, वो हम पे केस नहीं कर सकता है, क्योंकि एक गुनहगार व्यक्ति अदालत में केस नहीं कर सकता है। तो ही इज नॉट केपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इवन ही कैन नॉट शू in case of breach of contract. Thus, in incompetence to contract, thus incompetent to contract or sue on a contract comes to an end when the period of sentence expires or when he is pardoned. जो व्यक्ति जेल के अंदर है, जब तक जेल में सजा काट रहा है तब तक वो इनकॉम्पिटेंट है, उसके साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक वो जेल में है, सजा काट रहा हो तब तक। लेकिन जैसे वो जेल से छूटता है, उसकी सेंटेंस एक्सपायरी हो जाती है, उसकी सजा खत्म हो जाती है, या उसे बरी कर दिया जाए, व्हेन ही इज पार्डन, यानी बरी कर दिया जाए। 14 साल की जेल हो, अच्छा व्यवहार हो सकता है 2 साल जल्दी छोड़ दिया जाए उसे, अच्छे व्यवहार के तौर पे, तो उसे पार्डन कहते हैं, उसे बरी कर दिया है 2 साल पहले, 1 साल पहले व्यवहार के आधार पे। जैसे वो बरी हो जाता है, उसकी सजा खत्म हो जाती है, उसी वक्त से वो फिर से केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही सजा खत्म हो जाए, ही इज नाउ कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सजा खत्म होने के बाद फिर से वो कॉम्पिटेंट हो जाता है, हम अब चाहे तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। Now he is capable to enter into contract. Hence, the competency right to sue, and to make a contract is suspended only during the course of his imprisonment and is not lost forever and ever. जब तक वो जेल के अंदर है तब तक उसके केस करने का जो हक है वो सस्पेंड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार सस्पेंड हो जाता है। जैसे ही उसकी ये सज़ा खत्म हो जाती है, उसका ये अधिकार उसे वापस मिल जाता है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कैपेबल हो जाता है। ब्रीच हो जाता है, सामने वाला ब्रीच करता है तो उस पे केस करना हो तो केस कर सकता है। ये हमेशा के लिए अगर जेल में चला जाए तो ऐसा नहीं है छूटने के बाद भी वो उसको क्रिमिनल ही माना जाएगा, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए ऐसा नहीं है, जब तक जेल में तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, हमें भी नहीं करना चाहिए। जो जेल में होगा अगर ब्रीच करता है तो क्या हम उस पे केस कर पाएंगे? क्या केस करोगे, वो तो जेल में ही है, वो सजा काट ही रहा है, क्या लीगल एक्शन लेंगे हम उसके ऊपर? समझने वाली बात है। चलिए चलते हैं आगे चौथे पॉइंट पे, कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस। अब बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। कॉर्पोरेशंस में क्या आता है? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसएमसी, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी दोनों अलग-अलग खिलाड़ी है, इतना माइंड में रखना। कंपनीज आर डिफरेंट, कॉर्पोरेशंस आर डिफरेंट। द कंपनीज और कॉर्पोरेशंस इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट मींस स्टेट लेजिस्लेचर आर आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनीज हो या कॉर्पोरेशन हो, इनका निर्माण, इनकी रचना कैसे होती है सर? हाउ दे आर रजिस्टर्ड, हाउ दे स्टार्ट देयर फंक्शनिंग, बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और वी कैन से इन स्टेट लेजिस्लेचर। वो कैसी व्यक्ति होती है, उनकी पर्सनालिटी कैसी? दे आर आर्टिफिशियल पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। कायदे की मदद से उनका जन्म होता है, उनका निर्माण होता है। वो आर्टिफिशियल पर्सन से, हमारे जैसे रियल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उनका जन्म कायदे से होता है, इनका डेथ, इनको अगर हमें लिक्विडेट करना हो तो कैसे होगा सर? थ्रू लॉ ओनली, बाय लॉ ओनली, लॉ की मदद से ही उनका टर्मिनेशन हो सकता है, उनका एंड हो सकता है। तो जिनका जन्म भी लॉ से हो रहा है, जिनका अंत भी लॉ से ही आता है, उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। A corporation cannot enter into contract outside the powers conferred on it by the special act of the legislature under which the corporation was incorporated. कॉरपोरेशन की जब मैं बात करता हूं, जैसे एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को फंक्शन करने का पावर्स कहां से मिलता है? इनकी फंक्शंस करने की पावर्स कहां पे दी होगी सर? उनका स्पेशल एक्ट होता है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उनका स्पेशल एक्ट होता है। वो स्पेशल एक्ट क्या है उनका? एलआईसी एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट, उनका खुद का एक्ट है, उनके खुद के लॉ बने हुए हैं। उस लॉ के अंदर जो पावर्स उस कंपनी को मिला है, कॉरपोरेशन को मींस मिला है, उस लॉ के आधार पे वो फंक्शनिंग करेगा, काम करेगा।
उसके ऊपर जाके काम नहीं करना है सर। cannot enter into contracts outside the powers which are laid down in special act। LIC एक्ट के अंदर जो उनको पावर्स मिले, जो इस कॉरपोरेशन को पावर्स दिए गए हैं, उसी पावर्स के अंतर्गत उन्होंने अपना काम करना है। पावर्स के ऊपर नहीं जाना है, आउटसाइड द अथॉरिटी जाके काम नहीं करना है। जो सत्ता उनको दी गई है उस सत्ता के अंदर रह के काम करना है, सत्ता के ऊपर जाके काम नहीं करना है। शुड नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट्स। तो ये कॉरपोरेशन की बात हुई। सेम टू सेम सिचुएशन किसकी है सर? कंपनीज की भी सेम टू सेम सिचुएशन। ये कॉरपोरेशन की बात की मैंने, जिनका खुद का स्पेशल एक्ट होता है, खुद का लॉ होता है। वैसे ही कंपनीज का कंपनीज एक्ट होता है। क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 लेटेस्ट अभी अपडेट हुआ है। So the contracting capacity of the company registered under the Companies Act is determined by the object clause of its memorandum of association। अब कंपनी को पावर्स कहां से मिलता है सर? कंपनी जो काम करती है, जो एक्ट करती है, उनको पावर्स कहां से मिलता है सर? दो जगह से उनको पावर्स मिलता है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कंपनीज? द टू मेन सोर्सेस आर देयर फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द कंपनीज। नंबर वन, कंपनी को अथॉरिटी कहां से मिलता है काम करने के लिए सर? खुद गब्बर के पास से, कंपनीज एक्ट के पास से। और दूसरा, उनका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 11th-12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या आता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दो जगह है जहां से उनको पावर्स मिलता है काम करने की। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जो उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा है, वही ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए काम करना है, ना कि कुछ और करना है। जैसे आपकी बात करूं तो आपने बीकॉम में एडमिशन लिया है, तो बीकॉम के लेक्चर्स अटेंड करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ना कि साइंस के लेक्चर अटेंड करने बैठ जाओ आप। कोई मतलब नहीं है अगर ऐसा करोगे। तो कंपनी इसका भी कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कंपनी का ऑब्जेक्ट है टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑब्जेक्ट हो और जूते चप्पल बनाने लग जाए सर, सच एन एक्ट इज कंसीडर एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। ये एक्ट को क्या कहेंगे सर? अल्ट्रा वायरस एक्ट है। सत्तानी ઉપરવટ જઈને કાર્ય કર્યું છે, પાવર્સ के ऊपर जाके द कंपनी हैज एक्टेड बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द पावर्स, बियॉन्ड द अथॉरिटी। अगर कंपनी अपनी सत्ता के बाहर जाके कोई काम करता है, ये पावर्स कहां से मिले हुए हैं? मेमोरेंडम में से मिले हुए। अगर ऐसा कंपनी करती है, उल्टा काम करती है, जो काम करने का अधिकार कंपनी को नहीं है, तो फिर वो कैसा एक्ट माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस, सत्ताने उपरवटનું कार्य કહેવાય। अगर अल्ट्रा वायरस एक्ट कंपनी कर रही है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इस सिचुएशन में बाहर की व्यक्ति, आउटसाइडर, जिनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, द अदर पर्सन कैन शू ऑन कंपनी, कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि गलत हुआ है। साबित करना डिफिकल्ट काम है सर। अब चलते हैं पांचवें खिलाड़ी पे, जो हमारे विजय माल्या है, उसके पास चलते हैं। इंसॉल्वेंट्स। इंसॉल्वेंट्स नाम पता है आपको? आपने ये टर्म सुना ही है, कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए। गुजराती में नादार व्यक्ति कहवाय। ये नादार व्यक्ति कौन है? व्हेन अ डेटर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। किसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा? कस्टमर को। बैंक की बात करें तो कस्टमर, लोन लिया हो, डेटर क्रेडिटर का व्यवहार हो, तो डेटर कैन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। बोरोवर भी कहते हैं, कस्टमर भी कहते हैं, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कौन करेगा? मैं और आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए मिस्टर एक्स डेटर है, मिस्टर एक्स, और वाई क्रेडिटर है, तो वाई सड़क चार रास्ते पे खड़ा होकर ऐसा नहीं बोलेगा, मिस्टर एक्स जो मेरा डेटर है मैं उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता हूं। હું જાહેર કરું છું કે આ વ્યક્તિ નાદાર છે, એમ ચાર રસ્તા વચ્ચે ઉભા રહીને ચિલ્લાવાનું નથી। तो कैसे डिक्लेरेशन होगा कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है, ठन ठन गोपाल है, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, ऐसी व्यक्ति है, कैसे डिक्लेयर होगा सर? ये डिक्लेरेशन कौन करेगा? कोर्ट करेगा, अदालत करेगी। विजय माल्या को इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। किसने डिक्लेयर किया? आपने और मैंने डिक्लेयर किया? क्रेडिटर्स ने डिक्लेयर किया? नहीं, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। कोर्ट ऑर्डर निकलेगा ऐसा डिक्लेरेशन का। So when a debtor is declared insolvent, his property stands vested in the official receiver or official assignee appointed by the court। जब बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो जब्त कर ली जाती है। जब्त करेगा कौन? कोर्ट। कोर्ट का जज दौड़ेगा नहीं, जज एक ऑफिशियल पर्सन की अपॉइंटमेंट करेगा, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी। कुछ रिसीव करना होगा तो रिसीव करेगा, कुछ ट्रांसफर करना होगा उसको असाइनी कहते हैं, कुछ असाइन करना होगा, ट्रांसफर करना होगा, तो ऐसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करती है कोर्ट।
जो इस डेटर की प्रॉपर्टीज जब्त कर लेगा और जो भी व्यवहार है वो कंप्लीट किया जाएगा, जिसको देना है दे दिया जाएगा, जिससे लेना हो ले लिया जाएगा। ये लेन देन की प्रक्रिया करने वाली व्यक्ति कोर्ट अपॉइंट करेगी। अब विजय माल्या कुछ नहीं करेगा, बीच का ये ऑफिशियल पर्सन करेगा, कोर्ट का बंदा करेगा जो करना है वो। ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी। यहाँ पे कोर्ट ने बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, डेटर को। ही इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इंसॉल्वेंट पर्सन इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड विथ हिज प्रॉपर्टी। अब वो कोई अपनी जो भी प्रॉपर्टी हो उसकी ओनरशिप है, फिर भी वो बेच नहीं सकता इस सिचुएशन में। इन अदर वर्ड्स, ये डिसक्वालिफिकेशन हमेशा के लिए रहेगा क्या? जो बंदा एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, क्या हमेशा के लिए इंसॉल्वेंट ही रहेगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो, हमेशा के लिए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा। उसकी जो भी लायबिलिटी है, जो भी डेप्ट है, प्रॉपर्टी बेच के अगर एक बार क्लियर हो जाती है सारा डेप्ट, मान लीजिए 100 करोड़ का डेप्ट किया है, देवा हुआ है, देवा किया है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो 100 करोड़ की अगर ये डेप्ट रीपे कर दी जाती है 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, तो मान लीजिए साल हुआ है, साल में ये प्रोसेस खत्म हो गई है, तो 1 साल बाद ये डिसक्वालिफिकेशन फिर से रिमूव किया जा सकता है। जैसे ये डिसक्वालिफिकेशन कोर्ट रिमूव करती है, द पर्सन इज डिस्चार्ज फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन एज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। उसके बाद वो क्वालिफाई हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फिर वो जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे कर सकता है। फिर भी मेरी तो यही सलाह है, जिस जो एक बार डिसक्वालीफाई हो गया हो उससे दूर ही रहना चाहिए, पता हो तो। अब हम बात करते हैं व्यवसायी व्यक्तियों की, प्रोफेशनल पर्सन्स। वो कौन होते हैं सर? प्रोफेशनल पर्सन्स तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो एडवोकेट की बात हो रही है, लॉयर की बात, लॉ की बात हो रही है, तो मैं लॉयर की बात कर रहे हैं, एडवोकेट की बात कर रहे हैं। अंडर इंडियन बार काउंसिल एक्ट, इंडिया अंडर इंडियन बार काउंसिल एक्ट, एनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट इज नेसेसरी बिफोर ही कैन प्रैक्टिस। जैसे बीकॉम में एडमिशन लेना होता है ना दोस्तों, तो हाँ आपने अपना एनरोलमेंट करवाना होता है, खास करके एफआई बीकॉम में। यानी आपको जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होती है। जब तक आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हो, मान लीजिए आपने एडमिशन का फॉर्म भर दिया है, समझना अच्छे से, मान लीजिए आपने एडमिशन का फॉर्म भर दिया है, लेकिन आपकी एडमिशन प्रोसीजर अभी भी अधूरी है। एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया है लेकिन फीस पे नहीं करी है, तो आपकी एडमिशन प्रोसीजर अधूरी है, ये फाइनल नहीं हुई है। फिर आपको क्या करना चाहिए सर? एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो भी गाइडेड फीस पे करनी है वो फीस पे कर देते हैं, तो हमारा एडमिशन कंफर्म होता है। अब कुछ लोगों ने वापस पार्शियल फीस पे की होती है, मान लीजिए कुछ 5,000 फीस है, तो उसमें से मान लीजिए 3,000 फीस पे करी है, अभी भी ये है पार्शियल फीस पे करी है, फुल पे नहीं किया, एब्सोल्यूट फी पे नहीं की है। तो जब तक आगे का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया जाता है, रिमेनिंग 2,000 अमाउंट जब तक आप पे नहीं करते हो, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है, इतना याद रखना है आपको। पार्शियल एडमिशन हुआ, इट इज नॉट कंप्लीट एडमिशन, फुल एडमिशन। सो वैसा ही एडवोकेट बनने के लिए आपको क्या करना होता है? एनरोलमेंट करवाना होता है। कहाँ एनरोलमेंट करवाना है? हमारे दिल्ली के अंदर इंडियन बार काउंसिल है, उस बार काउंसिल में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, यूं समझ लीजिए। उसके बाद ही वो एडवोकेट की प्रैक्टिस कर सकता है, आगे अपनी खुद की ऑफिस खोल सकता है। इन आवर कंट्री एवरी बैरिस्टर और यू कैन से एडवोकेट हु हैज गॉट हिमसेल्फ एनरोल्ड, जिसका एनरोलमेंट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एन एडवोकेट ऑफ एन इंडियन हाई कोर्ट कैन शू हिज क्लाइंट फॉर हिज फीस। जिन्होंने एनरोलमेंट करवाया है और जो एडवोकेट हो चुके हैं, एडवोकेट कहाँ का एडवोकेट? इंडियन हाई कोर्ट का एडवोकेट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं, सेशंस कोर्ट का हाई कोर्ट हो, तो वो एलिजिबल नहीं है वापिस। हमारे यहाँ 3 टाइप के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट जो एक सिटी के अंदर होता है, हाई कोर्ट जो हर एक स्टेट में एक होता है, जैसे गुजरात में अहमदाबाद में हाई कोर्ट है, एक ही है, पूरे स्टेट में एक ही होता है, स्टेट वाइज होता है। और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही होता है, दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, जुडिशियल स्ट्रक्चर। सो दोस्तों, इंडियन हाई कोर्ट का एडवोकेट, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने क्लाइंट ने अगर फीस पे नहीं की हो तो क्लाइंट के ऊपर भी केस करके फीस की रिकवरी कर सकता है। नॉर्मली एडवोकेट के पास जाओगे ना, तो एडवोकेट पहले आपसे फीस की बात कर ही लेगा, और वो फीस पहले डिमांड करेगा, बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देगा।
इसलिए पहले फीस की बात होगी, कुछ एडवोकेट एडवांस फीस भी मांगते हैं, फिर ही आगे बात सुनते हैं आपकी, आपको गाइड करते हैं, नहीं तो आपकी बात भी नहीं सुनते हैं। दे आर चार्जेबल। दोस्त हो तो बात अलग है, कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा हो तो बात अलग है। अंडर इंग्लिश लॉ में हर एडवोकेट को ये राइट्स नहीं दिए गए। द बैरिस्टर कैन नॉट सू देयर क्लाइंट्स फॉर प्रोफेशनल फीस। तो एडवोकेट नॉर्मली क्या करना चाहिए, उनको भी एडवांस फीस ले लेनी चाहिए। क्लाइंट अगर फी नहीं पे करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है उनको। इसलिए प्रोफेशनल पर्सन के पास भी एडवाइस लेने जा रहे हैं तो 10 बार सोच के जाना चाहिए। केस कर सकता है अगर हमने फीस पे नहीं करी तो उसकी एडवाइस की। मैरिड वुमन परिणीत स्त्री, स्त्री की बात हो रही है सर। दुनिया की दो व्यक्ति ऐसी है जिसको वीकर सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। एक जूनियर, जूनियर यानी माइनर पर्सन, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। वो तो नादान है, उसके पास वो वरदान है। वैसे ही दूसरी नादान व्यक्ति कौन है? वुमन, स्त्री, जिनके पास बहुत बड़ा हथियार है। कौन सा हथियार है? दोनों के पास बहुत बड़ा हथियार है, माइनर पर्सन के पास और वुमन के पास। उनके पास हमेशा गंगा जमुना होती है जो बहती रहती है। कुछ भी हो जाए उनके पास वो होलसेल में बहुत बड़ी गंगा जमुना है, रोने लग जाते हैं। रोने लग जाते हैं यानी बस बात खत्म हो गई। क्या समझा जाएगा कि मैन ने कुछ किया है, मेल ने ही कुछ किया है, तभी तो फीमेल रो रही है, नहीं तो क्यों रोती। तो माइंड सेट है अपनी सोसाइटी का, हम वहां पे हेल्पलेस हो जाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, सारे लॉ उनके फेवर में है। तो ध्यान रखना है एज अ मैन। एक अगर कंप्लेंट भी कर दे ना वुमन, मैरिड वुमन अगर एक कंप्लेंट भी कर दे ना तो साजन चले ससुराल हो जाएगा, तुरंत उठा के ले जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए हमें संभाल के रहना है। जो भी फ्यूचर में आपकी वाइफ हो तो वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। हाथ उठाया यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसे ऑफेंस माना जाता है। हाथ उठाने का एक्शन भी किया हो, मारने की धमकी भी दी हो तो क्राइम है। घर में पड़ी हुई चीजों की तोड़फोड़ करना, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स, वो भी क्राइम है। इसे क्रूवल्टी कहते हैं। इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 498 सेक्शन ए में उसे क्राइम माना गया है। वो आप पे केस कर सकती है अंडर इंडियन पिनल कोड एंड ऑल्सो इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको जेल हो सकती है। सीधा अगर वो रिपोर्ट कर दे, आपकी कंप्लेंट कर दे आपकी वाइफ, आपको उठा के ले जाएंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 1 साल के लिए अंदर सिकंदर। इसलिए ये सब बातों का खास ध्यान रखें। चलिए, वुमन वेदर मैरिड और अनमैरिड एंजॉयज द सेम कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एज अ वुमन एज अ मैन। अब हमारे देश के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पहले बरसों पहले था कि मैरिड वुमन हो या अनमैरिड वुमन हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो इनकॉम्पिटेंट है। बरसों पहले था ऐसे, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दिया जाता, घर में ही रखा जाता था, घर के बाहर नहीं निकाला जाता था, पर्दे में रखा जाता था, वगैरह वगैरह वगैरह। आज के ज़माने में ये अब कम हो गया है। अभी भी कुछ जगह पे ये प्रथा है, पर्दे में रखा जाता है। जैसे मुस्लिम की बात कर ले, मुस्लिम रिलीजन में आज भी बुर्का पहन के वो चलते हैं, उसे पर्दा नशीन वुमन कहते हैं। तो आज भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वुमेन्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दिया जाता है। वो उनके नाम पे प्रॉपर्टी परचेस नहीं की जाती, ओनरशिप नहीं होती उनके नाम पे। लेकिन आज के ज़माने में ये सब रिमूव हो चुका है। नाउ दे आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वुमन अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना चाहे, कब्जा लेना चाहे ले सकती है। खुद की ओनरशिप चाहे तो खुद की ओनरशिप पे अपने नाम पे मकान खरीदना चाहे खरीद सकती है। हर एक खास बात, अगर वाइफ ने कोई लायबिलिटी क्रिएट कर दी है, कोई देવું ઊભું કરી દીધું હોય ને વાઇફ પૈસા ન ચૂકવે તો શું હસબન્ડ લાયબલ છે? नो सर, हर हस्बैंड इज नॉट एट ऑल लायबल फॉर हर कॉन्ट्रैक्ट। जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बंदा मेजर हो तो जो भी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही लायबल है, अन्य सदस्य उसके लिए लायबल नहीं है। अगर कोई प्रोविजन नहीं की हुई तो मीन्स कोई कंडीशन अंदर ऐसी नहीं रखी हो तो कंडीशन रख दी जाए कि वाइफ अगर पे नहीं करती तो उसका हस्बैंड पे कर देगा, तो फिर हस्बैंड लायबल है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने आज का अपना सेशन कंप्लीट किया रिलेटेड